हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस मैनिया में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 चल रहा है उसमें बहुत सारे बिजनेस टर्म्स एंड जार्गन्स यूज हो रहे हैं जिससे कॉमन पीपल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसे समझेंगे पूरे डेप्थ में और ये एक 2 या 3 वीडियो की एक सीरीज होने वाली है। एंड आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टर्म्स है रेड ओशन और ब्लू ओशन। सो शार्क टैंक में जब भी कोई अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहा होता है तो शार्क उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है आपका बिजनेस रेड ओशन में है या ब्लू ओशन में है, तो ये क्या होता है। तो इसे समझते हैं। तो ब्लू ओशियन एक ऐसा मार्केट स्पेस है जो कि अभी अनटैप्ड है या उसमें बहुत ही कम एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं। तो ब्लू ओशियन में ये हो सकता है कि जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं वो कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है और आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलता है। तो ब्लू ओशियन क्रिएट कैसे होता है, कैसे कंपनी को पता चलता है ये एक ब्लू ओशियन है और इसमें हमारे लिए बहुत सारे स्कोप हैं। तो कंपनी ये देखती है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या है, ऐसा कौन सा एरिया है या कौन से नीड्स हैं जिसको एग्जिस्टिंग कंपनी फुलफिल नहीं कर रही है, एंड फिर वो अपने सॉल्यूशंस या सर्विसेज के थ्रू उस गैप को फुलफिल करती है और अपने लिए एक यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या डिफरेंशिएशन फैक्टर क्रिएट करती है। तो ब्लू ओशन में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही मिनिमम है और नेक्स्ट टू जीरो होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो उबर ने जब कैब सर्विसेज स्टार्ट की थी और कस्टमर्स को ड्राइवर के साथ कनेक्ट किया था एक प्लेटफॉर्म पर और एक ऐप के थ्रू, तो वो उन्हें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था क्योंकि उस समय उस मार्केट स्पेस में कोई भी एग्जिस्टिंग प्लेयर नहीं था। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंटेल भी एक ब्लू ओशियन में ही ऑपरेट करती है जो कि कंप्यूटर या डेस्कटॉप के लिए प्रोसेसर बनाती है। तो रेड ओशन की बात की जाए तो ये ब्लू ओशन के जस्ट अपोजिट होता है और एक क्राउडेड मार्केट स्पेस होता है जिसमें बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और सॉल्यूशन और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को किसी एक पेन पॉइंट को या नीड्स को लेके। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनीज को यहाँ पे कंटिन्यूअसली इवॉल्व और इनोवेट करना होगा सो दैट वो एक डिफरेंशिएशन फैक्टर क्रिएट कर पाए और अपने कंपटीटर से आगे निकल पाए। यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो मोबाइल इंडस्ट्री में सैमसंग, रेडमी, वीवो, ओप्पो ये सारे ही एक रेड ओशन में ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि सारे के प्रोडक्ट्स एक ही पेन पॉइंट को सोल्व कर रहा है और कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। सिमिलरली एयरलाइन इंडस्ट्री में गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एक पर्टिकुलर पेन पॉइंट को सोल्व कर रहा है जो कि कॉमन है और ये सारे रेड ओशियंस के ही पार्ट हैं। सो सेकेंड टर्म है डिफरेंशिएशन फैक्टर या यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। सो डिफरेंशिएशन फैक्टर्स एक ऐसा एट्रीब्यूट्स है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपके कंपटीटर से अलग बनाती है। सो ये आपका एक यूएसपी भी बन जाता है। सो कंपनी डिफरेंशिएशन फैक्टर अचीव करती है यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करके, सुपेरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, प्रॉपर आफ्टर सेल्स सर्विसेज, इनोवेटिव डिजाइन, लो कॉस्ट प्रोडक्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस और ब्रांडिंग के थ्रू। सो शार्क टैंक में पिच करते वक्त बिजनेस मोस्टली ये बताते हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग कंपटीशन से अलग हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो शार्क टैंक में एक एंटरप्रेन्योर ने ये बताया कि उनका जो प्रोडक्ट्स है वो ऐसा पहला प्रोडक्ट है मार्केट में जो कि सस्टेनेबल मटेरियल के थ्रू बना हुआ है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग उनका यूएसपी हो गया और यही उनका एक डिफरेंशिएशन फैक्टर भी हो जाता है। एप्पल की बात करें तो उनका डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, कंटिन्यूअस इनोवेशन उनका डिफरेंशिएशन फैक्टर है जो उन्हें एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स जैसे कि सैमसंग, एमआई, ओप्पो से अलग करती है। सो नेक्स्ट टर्म है बूट स्ट्रैप। सो शार्क टैंक में हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर्स पिच करते वक्त ये बताते हैं कि उनका बिजनेस अभी तक बूट स्ट्रैप्ड है। तो ये क्या होता है? तो बूट स्ट्रैप्ड ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को रन या ऑपरेट करने के लिए बाहर से कोई फंडिंग नहीं ली होती है और वो अपने बिजनेस को रन कर रहे होते हैं अपने पर्सनल सेविंग्स या बिजनेस के थ्रू जो जनरेट होता है रेवेन्यू उनका यूटिलाइज करके। तो कंपनी जैसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने जो अपने बिजनेस को लेके एक विजन, एक गोल तैयार किया है उसको अचीव कर पाए बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस से, सो दैट वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए। एंड इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आपके पास लिमिटेड सोर्स होता है और लिमिटेड फंडिंग होता है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इनोवेटिव अप्रोच लोगे और आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे। हालांकि इसका एक डाउनसाइड ये है कि लिमिटेड फंडिंग से आप अपने बिजनेस को जल्दी स्केल नहीं कर पाओगे और ग्रोथ आपका स्लो हो जाएगा और इसके अलावा आपका एक प्रॉपर टीम भी फॉर्म नहीं हो पाएगा
एंड मोस्ट ऑफ द वर्क्स आपको खुद से करना होगा, जब आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते थे किसी और चीज़ को करने में, सो दैट बिजनेस को आप फर्दर ग्रो कर सके और प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सके। अगर आपका कंपनी बूट स्ट्रैप्ड है और आप प्रॉफिटेबल हो, तो आपको इन्वेस्टर के थ्रू प्रॉपर फंडिंग भी मिल जाएगा और प्रॉपर वैल्यूएशन भी मिल जाएगा। सो नेक्स्ट टर्म है बर्न रेट। तो आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि शार्क्स एंटरप्रेन्योर से ये पूछते हैं कि आपका बर्न रेट क्या है। तो बर्न रेट ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल या कैश को किस रेट से स्पेंड कर रहा है। इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। सो लेट से किसी कंपनी के पास अभी 10 लाख रुपए हैं, उनका मंथली सेल्स है 2 लाख और उनका मंथली एक्सपेंस 3 लाख रुपए है। तो ये एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है सेल्स से। तो और इनका मंथली बर्न रेट होगा 3 माइनस 2 लाख, सो बेसिकली 1 लाख। तो 1 लाख इनका मंथली बर्न रेट हो गया। तो यहीं पे एक अगला कंसेप्ट आता है रनवे का। सो रनवे का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के पास कितना टाइम का फंड अवेलेबल है जिसके बाद वो आउट ऑफ कैश हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को देखें तो इनके पास रनवे है 10 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 10 मंथ्स का, क्योंकि इनके पास अकाउंट बैलेंस है 10 लैक्स और इनका मंथली बर्न रेट है 1 लाख। तो इसलिए हम लोग जब 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 मंथ्स आ जाएगा हमारा रनवे। सो कंपनीज को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या तो उनके सेल्स को बढ़ाना होगा, अपने एक्सपेंस को घटाना होगा, या नए फंडिंग को लेना पड़ेगा। सो बर्न रेट और रनवे किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, क्योंकि ये उन्हें एक क्लियर पिक्चर देता है उनके फाइनेंशियल सिचुएशन का, जिसके बेसिस पे वो कंपनी के फ्यूचर के बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। सो नेक्स्ट टर्म है D2C, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कंज्यूमर्स के पास डायरेक्ट पहुंचाता है, रेदर दैन टेकिंग द हेल्प ऑफ रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। तो बेसिकली यहाँ पे वो एक ट्रेडिशनल सप्लाई चेन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रिटेलर्स और होलसेलर्स को इनमें से एलिमिनेट कर दे रहे हैं, सो दैट वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कस्टमर के पास जल्दी पहुंचा पाएं और बीच में जो मार्जिन गैप होता है उसको कम कर पाए। सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। सो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन की बात करें तो इसमें जो प्रोडक्ट फ्लो होता है वो पहले मैन्युफैक्चरर से जाता है होलसेलर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर एंड देन कंज्यूमर के पास। तो ये एक स्लो बिजनेस मॉडल है और इनमें कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मार्जिन भी इसके वजह से बहुत कम हो जाता है। सो D2C का बूम अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा हुआ है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें सो इसके दो मेजर रीजन्स हो सकते हैं, पहला ई कॉमर्स का राइज और दूसरा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। सो D2C कंपनीज अपने कंज्यूमर्स को एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है और इसमें रिटेलर्स होलसेलर्स के इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर को काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो शार्क अमन गुप्ता की कंपनी बोट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा मामा अर्थ, द मैन कंपनी, कुछ और भी एग्जाम्पल है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सो D2C प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के फ्लो की बात करें सो कोई भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निकलने के बाद वेबसाइट या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचती है किसी भी डिलीवरी पार्टनर के हेल्प के थ्रू। सो इसमें बेनिफिट्स ये होता है कि मार्जिन बढ़ जाता है बिजनेसेस के लिए, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है और आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हो प्रॉपर एड्स के थ्रू, रेदर देन गोइंग फॉर टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड, जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता है कि कौन से कस्टमर्स आपका एड्स देख रहे हैं। इसके अलावा बिजनेसेस अपने किसी भी प्रोडक्ट को फास्टली चेक कर सकती है कि उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट बन रहा है या नहीं।